हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हो और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज वीडियोस जान लेते हैं कुछ चीज़ें मेरे बारे में। सो दीज आर माय क्रेडेंशियल्स। माय नेम इज आशिक हुसैन एंड आई एम अ चेक एक्सपर्ट एंड आई हैव डन माय एमएससी इन केमिस्ट्री विद बीएड एंड I have qualified all these exams and I have got a 7 years teaching experience. So it was all about me. चलिए आगे हम लोग बात कर लें। So today we are going to discuss types ऑफ मॉडल्स ऑफ टीचिंग। हम लोग शिक्षण के प्रतिमानों के प्रकार के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं। और बेसिकली जो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हमने टारगेट किया है किसको, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को। तो जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है हम लोग आज डिस्कस करेंगे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। और इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को डिस्कस करने से पहले जरा हम लोग ब्रीफ में जान लेते हैं दैट व्हाट डू यू मीन बाय इंक्वायरी। इंक्वायरी का जो शाब्दिक अर्थ है उसको जान लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज होता है। चलिए, जैसा आप लोगों को पता है जो इंक्वायरी है ये सब सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है। आज की जो डेली लाइफ की बात कर रहे हैं तो इट इज़ यूज बाय द पुलिस। सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करता है, हमारी पुलिस यूज़ करती है सबसे ज़्यादा इंक्वायरी। सीबीआई इंक्वायरी की बात कर लीजिए, मतलब ये जो ब्रांच है हमारा जो न्याय व्यवस्था है इसके अंतर्गत जो हमारी सीबीआई है, पुलिस है, ऐसा नहीं कि इनकम टैक्स वाले यूज़ नहीं करते, वो भी बहुत ज़्यादा इंक्वायरी करते हैं। उनकी इंक्वायरी तो बहुत हाई लेवल की होती है। तो चीज़ें जो चल रही हैं, जो इंक्वायरी की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो इंक्वायरी का मतलब होता है जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना। और इसका जो मेन टारगेट होता है, इसका मेन टारगेट होता है गाइस क्या, कि बात की जड़ तक पहुँचना है, मतलब तह तक पहुँचना है कि कहाँ से बात शुरू हुई थी और कहाँ से बात खत्म हो रही है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को के द्वारा जो किया जाता है, तो जो पुलिस जो पहुँचती है फाइनली वो किसके आधार पर जो चीज़ों को ढूंढ लेती है, वो करती है हमारा इंक्वायरी के बेसिस पे। तो इंक्वायरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और ये जो हमारा इंक्वायरी है वो केवल पुलिस के लिए जरूरी नहीं है, वो हर किसी इंसान के लिए जरूरी है। कि अगर आपको लाइफ में अभी अगर इंक्वायरी करना नहीं आता किसी चीज़ के बारे में तो मतलब आप पिछड़ते चले जाओगे और आपके आधे से ज़्यादा काम नहीं हो सकते लाइफ में, अगर आपको इंक्वायरी ठीक से करना नहीं आता है। तो फाइनली जो ये हमारा मॉडल्स ऑफ टीचिंग है और इसमें जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे, किसको डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं और हम लोग जान लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है टीचिंग में यूज़ किया जाता है, इसके क्या एम्स होते हैं, इसके एक्सपोनेंट कौन है, इन सारी की सारी चीज़ों को आज हम लोग। तो चलिए गाइस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं हमारे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को कैसे यूज़ किया जाता है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं किसके बारे में, जो इसके एक्सपोनेंट है वो है हमारे रिचर्ड सर्चमैन। इसको सर्चमैन का मॉडल भी कहा जाता है। और जो हमारे रिचर्ड सर्चमैन है इन्होंने स्टार्ट किया इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को, और जो इसका बेसिक एम है उसके साथ बात कर लेते हैं। तो कहता है टीच द स्टूडेंट द आर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी। मतलब क्या चाहता है कि जो हमारे इन अ डिसिप्लिनरी वे, मतलब क्या चाहता है जो हमारा लर्नर है वो क्या कर सके, वो आज़ाद होकर के इंडिपेंडेंट फ्रीली आज़ादी के साथ में क्या कर सके, इंक्वायरी कर सके। उसके ऊपर कोई ना हो, कोई ऐसा कोई बोझ ना हो जिसके द्वारा वो दबा हुआ हो, मतलब उसकी जो क्वेरी हो वो बिल्कुल कैसी हो, इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र रूप से वो इंक्वायरी करने वाला हो और डिसिप्लिनरी वे में, मतलब तरीके के साथ में। ये नहीं कि उल्टी सीधी लैंग्वेज यूज़ कर रहा है या उसका उल्टा सीधा तरीका क्वेश्चन पूछने। आप लोगों ने देखा ना कितने लोगों को क्वेश्चन पूछने का तरीका नहीं आता है ना, तो वो कहीं ना कहीं किसकी है, लैकनेस ऑफ इंक्वायरी ट्रेनिंग, मतलब उनकी जो इंक्वायरी किस तरीके से की जाती है उनकी ये ट्रेनिंग नहीं हुई है। जनरल गोल की हम लोग बात कर लें तो ये कहता है टू डेवलप ऑल द इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन एंड द स्किल्स नेसेसरी टू रेज द क्वेश्चंस एंड सर्च आउट आंसर्स स्टीमिंग फ्रॉम द क्यूरियोसिटी। आप जरा यहाँ ध्यान दीजिए, जो वर्ड है लास्ट क्यूरियोसिटी, जनरल गोल है इसका जो इस मॉडल का वो ये है कि जो हमारा लर्नर है उसके अंतर्गत जो उसकी क्यूरियोसिटी है उस चीज़ को क्या करना है, बाहर निकालना है, उस चीज़ को उजागर करना है, ताकि जो हमारा लर्नर है उसके अंदर जो जितने भी उसके जो क्वेश्चन उसके दिमाग में चीज़ें चल रही हैं वो क्वेश्चन की फॉर्म में क्या आ सकें, बाहर आ सकें। मतलब हमारा जो मेन टारगेट है वो ये है कि हम लर्नर की क्यूरियोसिटी को इंक्वायरी ट्रेनिंग के मॉडल के हिसाब से किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। बेसिक एजम्पशन की बात कर लें, इसकी जो मुख्य अवधारणा है उनकी बात कर लें तो ऑल नॉलेज इज टेंटेटिव, मतलब जितना भी ज्ञान होता है वो टेंटेटिव होता है। एंड देयर कैन नॉट बी द वन आंसर टू द पर्टिकुलर कॉज ऑफ द इफेक्ट ऑफ द आंसर। और क्वेश्चन आप हमेशा याद रखिएगा, किसी एक क्वेश्चन के सिर्फ एक पर्टिकुलर आंसर नहीं हो सकता है। और ये इस क्वेश्चन जो ये मॉडल है इसकी सबसे बड़ी खासियत है, मतलब आपने एक क्वेश्चन पूछ लिया और उससे रिलेटेड आपको ना जाने कितने क्वेश्चंस के आंसर्स क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। उस एक क्वेश्चन के आंसर आपको अलग अलग बच्चों से सुनिएगा, उनके हिसाब से चीज़ें वो अपने माइंड और क्यूरियोसिटी का यूज़ करके, अपनी क्यूरियोसिटी का यूज़ करके उस चीज़ का आंसर देंगे आप लोगों को। तो इसका मतलब ये है कि जो एक क्वेश्चन होता है उसका कोई एक पर्टिकुलर आंसर नहीं होता, उसके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, पीपल इंक्वायर नेचुरली व्हेन दे आर पजल्ड। और जब लोग अक्सर फंस जाते हैं, जैसे आप लोग कभी आप लोगों ने देखा होगा कि लोग अक्सर जैसे ट्रेन पे या बस में, रोडवेज स्टेशन पे क्या हो जाता है, जब फंस जाते हैं कि यार अब हमें नहीं पता कि यहाँ से कहाँ जाना, कहाँ टिकट मिलेंगे, कौन सा प्लेटफॉर्म कहाँ है। जैसे दिल्ली के प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, मुंबई के प्लेटफॉर्म पे चले जाइए, आप लोग उस टाइम पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर कौन सा कहाँ है। तो उस टाइम पे जब लोग फंस जाते हैं तो या तो लोग आपस में एक दूसरे से बात करके पूछ लेते हैं, या भाई साहब सुनिए, तो आज के टाइम पर लोग भाई साहब करके तो सुनते नहीं है, तो इसलिए लोग कहाँ जाते
जाते हैं, इंक्वायरी के पास जाते हैं, क्या करने, पूछताछ करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं प्रोसेस टू इंक्वायरी कैन बी टॉट टू द स्टूडेंट्स। और जो ये प्रोसेस है इंक्वायरी की, ये सिखाई जा सकती है किसको, बच्चों को सिखाई जानी चाहिए, बच्चों को पता होना चाहिए किस तरीके से इंक्वायरी की जाती है। नेक्स्ट, टीम अप्रोच इज बेटर देन द इंडिविजुअल अप्रोच टू फाइंड द प्रॉब्लम सिचुएशन। जैसे मैंने आप लोग को बताया है कि जो हमारी ये पुलिस होती है वो क्या करते हैं, हमेशा एक टीम में काम करती है। अगर उसको किसी केस का खुलासा करना है तो एक टीम बना ली जाती है और हर एक टीम मेंबर्स को क्या दे दी जाते हैं, उसके सर्टेन गोल्स दे दिए जाते हैं कि आप यहाँ जाकर के क्या करेंगे, इंक्वायरी करेंगे, आपको वहाँ जाकर के इंक्वायरी करनी है, आप इसकी फैमिली से इंक्वायरी कीजिए, आप इसके दोस्तों से इंक्वायरी कीजिए, और उसके बाद आप कोई स्कूल कॉलेज के जो चीज़ें होती हैं उस लेवल पर इंक्वायरी कर करके केस को क्या कर दिया जाता है, सॉल्व कर दिया जाता है। फाइनली सारी की सारी टीम अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है और उस इंक्वायरी के आधार पे, पूछताछ के आधार पे केस को सॉल्व कर लिया जाता है। और आज के टाइम पे सबसे आसान तरीका चल रहा है कि बस कॉल डिटेल्स को खंगाल लीजिए, कॉल डिटेल्स पता कर लीजिए किसको कॉल करता है, कौन इसके टच में है, और बस उन्हीं से पूछताछ करके अक्सर केस सॉल्व हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा सावधान इंडिया हैं। चलिए, तो ये थे हमारे सारे के सारे क्या हमारे बेसिक एजम्पशन इस इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल के। आगे देख लेते हैं कि ये जो मॉडल है किस प्रकार से काम करता है। तो गाइस आगे हम लोग अगर बात करें तो डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडल की बात चल रही है, सिंटैक्स मतलब हम लोग बात कर रहे हैं संरचना की, जो इस मॉडल की जो संरचना है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो इसकी संरचना में क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बात कर ले तो इसकी जो फेज़ 1 है, तो इसकी फेज़ फर्स्ट में एनकाउंटर विद द प्रॉब्लम, ये जो शुरुआत होती है इस मॉडल की, वो शुरुआत होती है एक समस्या के साथ। बच्चों को एक समस्या दे दी जाती है, बोर्ड में लिख दिया जाता है। तो उसके बाद में क्या किया जाता है, टीचर एक्सप्लेन्स इंक्वायरी प्रोसीजर। उसके बाद क्या करना शुरू करता है, एक्सप्लेन करता है इंक्वायरी प्रोसीजर को। इंक्वायरी प्रोसीजर के अंतर्गत वो बच्चों से पूछता है कि बताओ बच्चों के ये जो प्रॉब्लम है ये किस तरीके से सॉल्व होगी, इसका आंसर कैसे फाइंड करोगे, ये चीज़ तुमने कहाँ पढ़ी थी। उसके बाद क्या करता है, टीचर प्रेजेंट डिस्क्रिप्टेंट इवेंट्स, और उससे रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं टीचर फिर उसको बताने लगता है कि बच्चों तुमने वो वाला चैप्टर पढ़ा था, उस टाइम पर हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। मतलब बच्चा उसको, टीचर उसको सही आंसर नहीं बता रहा है, लर्नर को सही आंसर नहीं बता रहा है, वो उसके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है कि उसे कितनी चीज़ें याद रही हैं। फेज़ 2 में आ जाते हैं तो क्या करता है, डाटा गैदरिंग एंड वेरिफिकेशन। मान लीजिए उससे रिलेटेड सपोज दैट कि कोई मैथ की प्रॉब्लम लिखी हुई है बोर्ड में, और मैथ की प्रॉब्लम के अंतर्गत क्या कर रहा है बच्चा, सपोज दैट कि आपने लिख दिया 3 + 2y का होल स्क्वायर, इसका आंसर फाइंड कीजिए, बच्चों के सामने दे दिया। अब बच्चों ने a + b का होल स्क्वायर तो पढ़ा था, 3 + 2y का होल स्क्वायर नहीं पढ़ा था। अब बच्चों से आप पूछ रहे कि बताइए इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो बच्चे वहाँ दिमाग लगा रहे हैं, सर इसमें ये फॉर्मूला लग सकता है, ये लग सकता है, ये लग सकता है। मतलब बच्चों की क्यूरियोसिटी बाहर निकल करके आ रही है कि उस चीज़ को देखने के बाद में बच्चे किस तरीके से एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आप उन सारे डाटा को गैदर करेंगे और जो सही होगा उसका वेरिफिकेशन करेंगे कि हाँ ये चीज़ सही है या चीज़ ये गलत है। आप बच्चों को बताएंगे अपने लर्नर को कि ये चीज़ सही है या ये चीज़ गलत है, मतलब आप सही फॉर्मूले पे जा रहे हैं या गलत फॉर्मूले पे जा रहे हैं। फिर बच्चे को और ज़्यादा हिंट देते हैं, लर्नर्स वेरीफाई द नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स एंड द कंडीशन, और बच्चा क्या करता है उसको जो वेरीफाई कर लेता है नेचर और ऑब्जेक्ट्स को उस कंडीशंस पे कि हाँ ये वाकई में एप्लीकेबल है या नहीं है। लर्नर्स वेरीफाई द अकरेंस ऑफ द प्रॉब्लम सिचुएशन, ये भी देखते हैं बच्चे, क्या देखते हैं कि वेरीफाई कर लेते हैं कि जो अकरेंस है प्रॉब्लम की वो कहाँ से, मतलब उसकी सिचुएशन क्या है, वो किस चैप्टर से है, उस चीज़ को देखते हैं। नेक्स्ट फेज 3 द डाटा गैदरिंग एंड एक्सपेरिमेंटेशन। उसके बाद फिर क्या शुरू हो जाता है, वेरिफिकेशन करने के बाद में एक्सपेरिमेंटेशन करना शुरू हो जाता है। टीचर क्या करेगा, एक लर्नर को बोर्ड में बुलाएगा और उसको बोलेगा कि बेटा आप सॉल्व करके दिखाओ, अच्छा एक लाइन आप सॉल्व कर दो, उसके बाद अगले कोई और करेगा। तो लर्नर्स विद द हेल्प ऑफ द टीचर सर्च टू रिलेट डाटा एंड द आइसोलेट इवेंट दोज व्हेन टू फाइंड आउट द रिलेशंस। लर्नर hypothesize and the test कैजुअल रिलेशनशिप्स। मतलब ये क्या है, लर्नर्स की जो हाइपोथेसाइज करता है किसको, टेस्ट कैजुअल रिलेशनशिप्स को। मतलब क्या करना शुरू करता है कि टीचर ने जैसे उसको बोर्ड में बुलाया, तो टीचर ने जब उसको बोर्ड में बुलाया तो उसके बाद फिर वो क्या करना शुरू कर देता है, टीचर की हेल्प से उस चीज़ को पास जो उसके पास जो डाटा है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। फेज 4 की बात कर लीजिए, फॉर्मुलेशन ऑफ द एक्सप्लेनेशन। तो जो फॉर्मुलेशन ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसके बाद फिर टीचर क्या करना शुरू कर देता है, एक्सप्लेन करना शुरू कर देता है। एंड लर्नर्स फॉर्मुलेट रूल्स ऑफ एक्सप्लेनेशन टू डिस्क्रिप्टेंट इवेंट। और उसके बाद क्या करते हैं, जो लर्नर्स है वो फॉर्मुलेट कर लेते हैं रूल्स को और एक्सप्लेनेशन को टू द डिस्क्रिप्टेंट इवेंट। और उसके बाद उसको बच्चों को समझाता है कि बच्चों इस वाली कंडीशन में क्या लगेगा, हमारा a + b का होल स्क्वायर लगेगा, जहाँ a की जो वैल्यू है वो हमारी 3 है और जो b की वैल्यू है वो हमारी कितनी है, 2y है। और जो इस कंडीशन में फिर बच्चा क्या करता है, उस टाइम पे उसको जनरलाइज करने लग जाता है कि a की जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू भी कुछ भी हो सकती है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं फेज 5 पे, तो एनालिसिस ऑफ द इंक्वायरी प्रोसीजर। उसके बाद फाइनली वो एनालाइज करता है इंक्वायरी प्रोसीजर को। एनालाइज इंक्वायरी स्ट्रेटजीज डेवलप मोर इफेक्टिव वंस। और ये जो कंडीशंस हो सकती हैं एनालाइज की, जो जब एनालिसिस शुरू होता है इंक्वायरी प्रोसीजर का,
होगा तो वो क्या हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव भी हो सकता है, स्ट्रेटजी के साथ भी किया जा सकता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसके सोशल सिस्टम की। जो इसके जो सोशल सिस्टम है वो है हमारे कोऑपरेशन। मतलब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या चाहिए, आपको कोऑपरेट करने वाले होने चाहिए। टीचर लर्नर का जो कोऑपरेशन है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। टीचर प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द प्रेजेंटिंग द पजल सिचुएशन। और क्योंकि पता है जो इस टाइम पे क्या कर रहा है, डोमिनेंट कर रहा है टीचर, एक प्रॉब्लम में फंसा रहा है किसको, हमारे लर्नर को। इसलिए जो हावी रहता है किसके ऊपर, अपने लर्नर्स के ऊपर, कि चलो बेटा इस चीज़ का आंसर बताओ, आप लोगों ने बहुत पढ़ा है ना, तो इस चीज़ को सॉल्व करके दिखाओ। एंड इंक्वायरी सेशन टीचर एंड स्टूडेंट पार्टिसिपेट्स एज अ इक्वल। और इस कंडीशन में क्या होता है, वो अपने आप को टीचर ये दिखाता है कि यहाँ इस कंडीशन में मेरी ज्ञान भी तुम्हारे बराबर है बच्चों, मुझे भी नहीं आता इस चीज़ को कैसे सॉल्व किया जाता है। मतलब यहाँ इस सेशन में क्या किया जाता है, इंक्वायरी जो सेशन चल रहा होता है उसमें टीचर मतलब ये चाहता है कि वो अपने लर्नर की हेल्प से, मतलब बच्चों को ये दिखाना चाहता है कि मैंने उनकी हेल्प से इस चीज़ को क्या किया है, सॉल्व किया है। मतलब ये वो नहीं कि वो तो आए और क्लास में सॉल्व कर दिया, लेकिन वो ये शो करना चाहता है कि मैं ये जो सॉल्व कर सकता हूँ ये प्रॉब्लम, ये सिर्फ आप लोगों के जो नॉलेज है, जो मैंने चीज़ें आप लोगों को बता रखी हैं उसके बेसिस पे ही की जा सकती हैं। तो बच्चे क्या हो जाते हैं इस कंडीशन में, बड़े क्यूरियस हो जाते हैं कि अरे आज तो सर को हम बताने वाले हैं कि इस चीज़ को कैसे सॉल्व करना है। तो उनका जो मेन मोटिव है वो ये है कि जो हमारे लर्निंग का पेस है वो इंक्रीज हो जाए, क्योंकि जब हमारा लर्नर उस चीज़ को सारे लर्नर्स की हेल्प से जब सॉल्व करेगा तो सबकी लर्निंग एनहेंस होगी और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। ये इसके सोशल सिस्टम हो गए। और हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन की। तो जो प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन है, अनुक्रिया वाले जो हमारी फेज है वो क्या है, टीचर टास्क आर एज फॉलो। जो टीचर के जो टास्क है मेनली उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये इंश्योर करता है दैट द फ्रेजिंग ऑफ द क्वेश्चंस इज डन करेक्टली। मतलब जो क्वेश्चन उसने लिखा है वो सही होना चाहिए बोर्ड में। दूसरा, आस्क स्टूडेंट्स टू रीफेज वैलिड और वैक्यू क्वेश्चंस। मतलब जो वैक्यू क्वेश्चन से कहने का मतलब यहाँ ये है कि जब वो क्वेश्चन पूछें बच्चे इंक्वायरी उससे रिलेटेड तो सही होने चाहिए। नेक्स्ट, पॉइंट आउट इनवैलिडेटेड स्टेटमेंट्स। और अगर जो वैलिड नहीं है, इनवैलिडेटेड स्टेटमेंट्स हैं, उनको पॉइंट आउट करें कि ये चीज़ आप लोगों ने गलत कर दी है, यहाँ ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट, यूज़ द लैंग्वेज एंड द इंक्वायरी प्रोसेस। यूज़ द लैंग्वेज ऑफ इंक्वायरी प्रोसेस, किस भाषा का उपयोग किया जाएगा सवाल पूछने में, मैंने वही कहा था आप लोगों से, इस चीज़ को ध्यान रखता है हमारा टीचर। नेक्स्ट, नाइदर अप्रूव नो रिजेक्ट स्टूडेंट्स थ्योरीज। और जो ना ही टीचर, अगर कोई बच्चा हमारा गलत थ्योरी क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब गलत चीज़ें बता रहा है क्लास में, तो ना ही उसको एक्सेप्ट किया जाए, ना ही उसको क्या किया जाए, ना ही उसको नेगलेक्ट किया जाए। मतलब आप उसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकते। अगर बच्चा अपनी कोई थ्योरी बता रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर की जो क्यूरियोसिटी है वो बाहर निकल करके आ रही है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, आस्क स्टूडेंट टू मेक क्लियर स्टेटमेंट ऑफ थ्योरीज एंड प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द जनरलाइजेशन। और उसके बाद क्या किया जाना चाहिए, जो उसने बच्चों से पूछा जाना चाहिए, किसी एक बच्चों को खड़ा करके बताना चाहिए, जैसे उसको अच्छे समझ में आ गया कि भाई ये चीज़ कैसे होगी, तो उसको क्लासरूम में खड़े होकर के फिर वो चीज़ों को जनरलाइज करेगा, फिर वो बताएगा अपने शब्दों में कि ये चीज़ें ऐसे की जाती हैं। और जब एक टीचर बताता है उसका इम्पैक्ट, और जब एक लर्नर उन्हीं के बीच से खड़े होकर के बताता है तो दूसरे बच्चे भी मोटिवेट होते हैं। उसको शाबाशी दीजिएगा और जब उस दिन वो कंप्लीट कर ले तो दूसरे बच्चे उससे मोटिवेट हो जाते हैं कि अगली बार मैं इस चीज़ का जवाब दूंगा। अभी पिछली बार उसने दिया था, या उसको आप रिवॉर्ड के तौर पे कुछ भी दे सकते हैं, उसको गुड, वेरी गुड, या आप उसको कोई से भी ट्रॉफी दे दीजिए, कुछ भी दे सकते हैं। आज के टाइम पे हालांकि ये जो हमारा ग्रीडीनेस है इस चीज़ के ऊपर थोड़ा जोर जरा कम दिया जा रहा है, मतलब ताकि आप बच्चों को लालची ना बनाएं कि अगर आप जवाब देंगे, तभी बच्चा जानते हुए भी जवाब नहीं देते। कभी कभी उनको लालच हो जाता है कि जब तक हमें टॉफ़ी नहीं मिलेगी तब तक हम इस चीज़ का जवाब नहीं देंगे। चॉकलेट प्रॉब्लम सुनी है ना आप लोगों ने, अक्सर लोग IIT JEE में यूज़ करते हैं कि दिस इज़ द चॉकलेट प्रॉब्लम, आई विल गेट द चॉकलेट, सो मैनी थिंग्स। हैं तो आगे हम लोग बात कर लेते हैं एनकरेज द इंटरेक्शन ऑफ द अमंग स्टूडेंट। तो ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि इसके थ्रू क्या किया जाता है, जो हमारे लर्नर्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है ताकि वो इंटरेक्शन में भाग ले सकें। मतलब जब एक चीज़ उसको बताई जा रही है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको सुनेंगे अटेंटिवली, और चीज़ों को क्या किया जा सकता है, बच्चों की जो लर्निंग प्रोसेस है वो तब एनहेंस होगी और बच्चों का इन्वॉल्वमेंट भी हमारे लर्निंग प्रोसेस में एनहेंस होगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं इसकी सपोर्ट सिस्टम, जो चीज़ें इसको सपोर्ट करती हैं। तो इट्स अ सेट ऑफ द डिस्क्रिप्टेंट इवेंट्स। मतलब ये क्या है, हमारे डिस्क्रिप्टेंट इवेंट्स क्या है हमारी, तो इसके अंतर्गत क्या है, जो हमारी जितनी भी इवेंट्स हैं जो हम लोग क्लासरूम में कर रहे हैं वो सारी की सारी चीज़ें इसकी सपोर्ट सिस्टम है। टीचर की जो नॉलेज है ऑफ द इंक्वायरी प्रोसेस, क्या टीचर के पास कितनी नॉलेज है इंक्वायरी प्रोसेस को लेकर के, कि किस तरीके से इंक्वायरी जो मॉडल है उसको आगे बढ़ाया जाए। रिसोर्सेज रिलेटेड टू द प्रॉब्लम, और जो रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहा है किसको यूज़ करने के लिए, जो उसने प्रॉब्लम लिखी है बोर्ड में उसको रिप्रेजेंट करने के लिए
उसके रिलेटेड कितना मटेरियल है वो हमारे सपोर्ट सिस्टम में आ जाते हैं। अच्छा, इंस्ट्रक्शनल इफेक्ट की बात कर लीजिए, साइंटिफिक प्रोसेस स्किल्स होनी चाहिए, मतलब एक सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़नी चाहिए। स्ट्रेटजीज फॉर द क्रिएटिव इंक्वायरी, और जो स्ट्रेटजीज जो उसने रणनीति बनाई होंगी वो सही होनी चाहिए, उसकी रणनीतियाँ सही होनी चाहिए ताकि जो इंक्वायरी है वो क्रिएटिव हो सके। नेक्स्ट जो न्यूट्रेंट इफेक्ट हैं जो इस चीज़ को न्यूट्रेंट मतलब प्रोवाइड कराएंगे वो है हमारे स्पिरिट ऑफ क्रिएटिविटी, मतलब जो हमारी भावना है किसकी, जो आत्मा है। क्रिएटिविटी मैंने आप लोगों से बताया, तो जो इसका जो क्रिएटिविटी है या क्यूरियोसिटी कहें, क्यूरियोसिटी होगी तभी क्रिएटिविटी आती है। तो वो अगला है ऑटोनॉमी ऑफ द एटोनॉमी इन द लर्निंग, जो ऑटोनॉमी है लर्निंग के अंतर्गत, मतलब अपने आप चीज़ें आ जाएंगी लर्नर को। नेक्स्ट टॉलरेंस ऑफ द एम्बिग्यूटी, मतलब अगर बच्चे क्या कर रहे हैं गलत आंसर भी कर रहे हैं तब भी आपको क्या रखना है, धैर्य रखना है। टॉलरेंस मतलब बच्चों को सहनशील, टीचर को रहना है कि हाँ गलत आंसर कर रहे हैं तब भी कोई बात नहीं। नेक्स्ट टेंटेटिव नेचर ऑफ द नॉलेज, और जो हमारा टेंटेटिव नेचर है किसका, ज्ञान का। ये सारी की सारी चीज़ों के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल को इफेक्टिव बना सकते हैं। तो चलिए गाइज, अगली वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ट्रेनिंग मॉडल। आई होप कि आप लोगों को इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल बहुत अच्छे से समझ। सो गाइज, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो पसंद आई है और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, और साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।